हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हम सब लोगों ने मोर देन 20 मॉडल वर्ब्स को बहुत अच्छे से ध्यान समझा। पिछले वीडियो में हमने आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स देने की कोशिश की। आई होप आप समय देकर के उसे बहुत अच्छे समझे होंगे। फिनाइट वर्ब में मैंने आपको दिया ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या है, फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, उसके कितने रूप होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें मैंने दी है। उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपने समय देकर के क्लियर की होगी। आज हम लोग जो है नॉन फिनाइट वर्ब में सबसे पहले इन्फिनिटिव को समझेंगे। देखिए इसके पहले की वीडियो यदि आपने क्लियर की है तो आई एम श्योर कि ये क्लास आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इन्फिनिटिव देखना है। यदि आप समझें कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको कल बताया नॉन फिनाइट वर्ब मींस स्वतंत्र क्रिया। तो नॉन फिनाइट वर्ब के ही ये रूप हैं इन्फिनिटिव, ऑक्सिलरी और पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो जब नॉन फिनाइट ही स्वतंत्र क्रिया है तो इन्फिनिटिव माने भी स्वतंत्र क्रिया होगा। इसका मतलब इस पर कर्ता और टेंस का किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब एक एक वर्ड में लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ ही लिखते रहो और मैं आपको फिर लिखने के बाद समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। रूल और डिफिनेशन दोनों एक ही होगा, देखिएगा ध्यान से। है ये बहुत ज्यादा आसान, सिर्फ एक लाइन का डिफिनेशन है। लिखना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हर चीजें हमने आपको डिफाइन करके चला है, मुझे लगा इसका एक लाइन लिखना ही चाहिए। तो जिस क्रिया के अंत में अभी तक हमने पढ़ा, जिस वाक्य के अंत में हर टेंस व यूज की पहचान लगी रहती है ना। अभी तक आपने ये नहीं समझा था कि हर टेंस व यूज की पहचान वाक्य के अंत में ही रहता था। जिस वाक्य के अंत में कुछ भी टेंस की पहचान के अनुसार, लेकिन अब वाक्य के अंत में नहीं पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है क्रिया के अंत में। क्योंकि ये जो हम पढ़ाने वाले इंफिनिटिव, ऑक्सिलरी और पार्टिसिपल ये क्रिया से है, वर्ब से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्रिया के अंत में ही इसकी पहचान करनी होगी हमें। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा हो। ये शब्द नहीं है, कुछ लोग बताते हैं ना ने नी शब्द आए। अब शब्द मतलब वर्ड होता है, वर्ड किसे कहते हैं मैंने डे 2 वीडियो नंबर आप 2 में जब देखेंगे तो वर्ड, लेटर, फ्रेज, क्लास क्या है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज उसमें जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। तो ना ने नी की आप मात्रा कह सकते हैं ना ने नी की मात्रा लगाओ तो क्या हो, मतलब आए की मात्रा मान लीजिए ऐसे। तो ना ने नी आए तो उसी क्रिया के पहले टू लगाकर, टी ओ टू लगाकर इन्फिनिटिव बना देते हैं, ठीक है ना। कैसे, अब एग्जांपल के माध्यम से देखिएगा, बहुत ध्यान समझना होगा, है ये भी बहुत ज्यादा आसान। अब चूंकि हमने बताया है इन्फिनिटिव स्वतंत्र क्रिया है तो किसी भी कर्ता, किसी भी वाक्य में कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक हो सकता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, वह स्कूल पढ़ने जाना चाहती है, ठीक है। वह स्कूल पढ़ने जाना चाहती है। अब समझिएगा कौन पढ़ने जाना चाहती है, वह के लिए सी करना होगा हमको, चाहती है इसका मतलब ये है ये फिनाइट वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया है। हमने आपको कल ही बताया था कि जो हिंदी वाक्य के सबसे अंत में और अंग्रेजी वाक्य के पहले ही आए, मतलब भले 50 क्रिया आ जाए वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी वाक्य के सबसे अंत में और अंग्रेजी वाक्य में जो क्रिया सबसे पहले आए उसे ही फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के बाद जितनी भी क्रियाएं आप सेंटेंस में लिखोगे वो सब नॉन फिनाइट कहलाती है। नॉन फिनाइट का मतलब ही होता है स्वतंत्र क्रिया। नॉन फिनाइट 3 ही प्रकार के हो सकते हैं, वो आप जो वर्ब आएगा इसके बाद आप उसको 3 प्रकार से ही समझ पाएंगे। पहला होगा इन्फिनिटिव जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं।
जेरेड के बाद कर मिलेगा आपको, उसके बाद पार्टिसिपल होगा। 3 ही आपके नॉन फिनाइट हो सकते हैं। अब इसमें देखिएगा आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने 3 क्रिया लिखी है। वह स्कूल पढ़ने जाना चाहती है, तो पढ़ना, जाना और चाहना 3 क्रिया है। लेकिन 2 क्रिया ऐसी है जिसमें ना, ने, नी लगा है, मतलब कोई एक ना या ने या नी। तो इसमें देखिए ने लगा है, इसमें ना लगा है ना। लेकिन इसमें ना, ने, नी नहीं लगा है। ता है, ती है, ते है, किसी भी देखिए टेंस की पहचान लगी है। तो ती है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें मैंने वांट्स किया था। सी एक क्वेश्चन करता है, क्रिया में से लग जाएगा, आपको पता है। तो सी वांट्स, वह चाहती है। अब जाना, पढ़ना और स्कूल ये सब बचा है। अब ये कैसे होगा आपको ये समझना है। तो सी वांट्स जाना, हमने आपको बताया जब भी किसी क्रिया के अंत में ना लगा हो या नी लगा हो या ने लगा हो, उसी क्रिया के पहले टू लगाकर इंफिनिट बना देते हैं। चलिए जाना के पहले क्या कर देंगे, टू गो। अब कहां जाना चाहती है, स्कूल, तो आपको यहां पर स्कूल लिखना पड़ेगा। सी वांट्स टू गो टू स्कूल। पढ़ने, बस इतना ही बचा है ना, इसमें भी ने लगा है, तो अब क्या करेंगे, इसे भी इन्फिनिट बनाना चाहते हैं। क्योंकि इन्फिनिट ही यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको टू लगाकर ही बनाना होगा। तो क्या करना होगा यहाँ पर, टू रीड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आप क्या सोच रहे हैं, सी वांट्स टू गो टू स्कूल टू रीड। आप देख रहे हैं यहाँ पर जाना, टू गो, पढ़ने, टू रीड। लेकिन स्कूल के पहले क्यों टू लगा है, तो स्कूल तो कोई वर्ब है नहीं, फिर क्यों टू लगा। तो आपको बता दें, गो के बाद जब भी कोई प्लेस का नाम आए, क्या, गो के बाद जब भी किसी प्लेस का नाम है तो हमेशा जो है वहां पर टू लगा देते हैं, उसके पहले टू लगाना होगा। क्यों, क्योंकि जुड़ने के पहले टू लगाते हैं। जब भी किसी प्लेस से, स्थान से जुड़ते हैं तो वहां पर टू लगाया जाता है। तो ये जो टू लगा है, इसका इन्फिनेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचेंगे कि सर जी यहाँ भी इसको इन्फिनेटिव हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये प्लेस है, इसके पहले टू लगता है, ठीक है ना। यदि हम स्कूल हटा भी दें, वह पढ़ने जाना चाहती है। चलिए इस तरह से समझते हैं सबसे पहले। तो अब क्या होगा, सी वांट्स जाना, टू गो, पढ़ने, टू रीड। बस आप ऐसे समझ लीजिए। अब चूंकि प्लेस था तो मैंने गो के तुरंत बाद प्लेस को रख दिया, तो बस इतनी सी बात थी। अब चूंकि प्लेस, जब किसी प्लेस को जोड़ते हैं तो उसके पहले टू लगाता है, लगता है। ये बहुत पहले का कांसेप्ट मैंने बताया है। ये क्लियर हुआ कि नहीं। आपने क्या देखा कि 3 क्रिया थी, 1 2 3। जो लास्ट वाली क्रिया है, हिंदी वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसी को फिनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया कहा जाएगा। तो फिनाइट वर्ब तो का सब्जेक्ट तुरंत बन आएगा। अब उसके बाद आप जब पीछे से आगे बढ़ेंगे ट्रांसलेशन बनाते हुए, तो सबसे पहले क्या मिला, जाना, टू गो, पढ़ने, टू रीड। और भी क्रियाएं हो सकती थी, और जितनी भी क्रियाएं होगी, ना 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 नाने नी करके लगा होगा, बस उसी के पहले टू लगाकर बना देना होगा। कितना ज्यादा आसान है। अब आइए आगे देखते हैं। आप लोग भी लिखते रहिए, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। क्या हमारा कर्तव्य है, गरीबों की मदद करना। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना सकते हैं इसको, हमारा कर्तव्य है। तो गरीबों की मदद करना, पहले मदद करना लिखेंगे, क्या होगा, टू हेल्प। क्या हो जाएगा, टू हेल्प, गरीबों की, द पुअर। द पुअर मींस दुनिया भर के जितने गरीब हैं सब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ये मैं आगे बताऊंगा, किसी भी एडजेक्टिव के लिए द लगा देंगे तो जितने उसके समूह होते हैं, जो उसकी जाति होती है, वो सबकी बात हो जाएगी। तो पुअर मींस गरीब, द पुअर मींस सभी गरीब, दुनिया में जितने गरीब हैं सबकी बात हो रही है। तो गरीबों की मदद करना, किसकी, गरीबों की, मतलब सभी गरीबों की, किसी एक गरीब की नहीं। तो टू हेल्प मतलब मदद करना, द पुअर, गरीबों की हो गया। हमारा कर्तव्य है, बस इतना ही बचा। अब है कि इज हमारा कर्तव्य, आवर ड्यूटी हो जाएगा। क्या होगा, इज आवर ड्यूटी, DUTY। ओके ना, आ रहा है समझ में। टू हेल्प द पुअर इज आवर ड्यूटी। एक तो ये तरीका है। आप यदि सब्जेक्ट ग्रुप में से नहीं रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप में रख दीजिए। तो आपको एक सब्जेक्ट अपने मन से लेना होगा। वो सब्जेक्ट मैं लेता हूं इट। तो इट इज, अब हमारा कर्तव्य है पहले बनेगा, तो इट इज आवर ड्यूटी। अब गरीबों की मदद करना, टू हेल्प द पुअर, यहां पे आ जाएगा। क्या देखा आपने, इसमें मैंने सब्जेक्ट ग्रुप में इट ले लिया, तो हमारा कर्तव्य है पहले बना है।
देखिए हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी, क्योंकि इट सब्जेक्ट ले लिया मैंने, इट इज आवर ड्यूटी। अब गरीबों की मदद करना, टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर भी देखिए मदद करना के लिए टू हेल्प ही हुआ है, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया था, टू हेल्प द पुअर इज आवर ड्यूटी, भी हो सकता है, ओके ना, इस तरह से हो जाएगा। चलिए और भी इसी बेस पर एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आप बोल कर सुनाइए हमें। देखिए माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो सेम इसी प्रोसेस पर ये भी होगा, सेम जिस तरह से ये बना है हम इसे भी बना देंगे। तो बताइए आप, माता पिता की सेवा करना ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, तो बना दीजिए सब्जेक्ट के रूप में सेवा करना होगा टू सर्व, SERVE, टू सर्व माता पिता की, द पेरेंट्स, टू सर्व द पेरेंट्स, PARENTS, टू सर्व द पेरेंट्स मतलब माता पिता की सेवा करना हो गया। यहाँ पर अपना एक्सप्लेन भी लगा सकते हैं, टू सर्व आवर पेरेंट्स, तभी सेंटेंस सही माना जाएगा, बिल्कुल और अच्छा हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है, सेम चीज है यहाँ पर, इज आवर ड्यूटी कर दीजिए, ओके ना, स्पेस लेकर के DUTY, टू सर्व द पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, या हमारा कर्तव्य है, आप पहले ले लीजिए तो आपको इट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट के रूप में इट लेना पड़ेगा, तो इट हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज आवर ड्यूटी, मतलब हमारा कर्तव्य है, हो गया, इट इज आवर ड्यूटी, ठीक। अब माता पिता की सेवा करना बस नहीं बचा है, तो जो टू सर्व द पेरेंट्स हम यहाँ पे लिखे थे, इसे उठा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। पहले देखिए ये सब्जेक्ट रूप में था, देखिए सब्जेक्ट बाद इज लगती है, मतलब हेल्पिंग लगता है। अब ये जो है ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने इट ले लिया है, तो अब ये ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, तो ऑब्जेक्ट रूप में आएगा तो यहाँ पे लिखना होगा, कैसे, टू सर्व द पेरेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे, उतार दीजिए, टू सर्व द पेरेंट्स, PARENTS, लास्ट में फुल स्टॉप। सो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई एक लिखिए, बोलिए, समझिए, समझाइए, बताइए, पढ़िए, आपकी मर्जी, जिस तरह से भी आप करना चाहें, दोनों कांसेप्ट बिल्कुल सही है। टू सर्व द पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, या इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व द पेरेंट्स। आपने क्या देखा, जब भी वाक्य में आपको कहीं भी किसी क्रिया के बाद नाम नेम नहीं मिल जाए, बस उसी क्रिया के लिए टू लगा देना है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरा मतलब ये था कि कहीं भी किसी क्रिया के बाद नाम नेम आपको मिल जाए, बस उसके पहले टू लगा करके इंफिनिटिव बना देना है, ओके ना। नहीं समझ में आया तो मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए हम लोग, वह मेरे पास पढ़ने आता है, कौन पढ़ने आता है, वह, ही, आता है, ये फिनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया है। हमने बताया था ना कि जब भी किसी क्रिया को हम सबसे अंत में पाएंगे तो फिनाइट वर्ब होगा। चलिए, ही कम्स, पढ़ने ना, अब पढ़ने आता, लेकिन आता कहाँ है, आपको तुरंत प्लेस लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास आता है, ही कम्स टू मी, टू मतलब पास होता है, बोलते ना कभी कभी सुना होगा आपने, कम टू मी, मेरे पास आओ, ओके ना। तो जब भी टू, या फिर ऐसे आप समझिए, जब कहीं किसी के पास हम जुड़ते हैं तो टू लगता है, तो आप आओगे मेरे पास, तो आप मुझसे जुड़ोगे तो यहाँ पर टू लगाना होगा। ये इन्फिनिटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, आ रहा समझ में। ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, पढ़ने, अब यहाँ पर टू रीड होगा, जो ये टू लगा है ये इन्फिनिटिव के अनुसार लगा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टू लगा है जब हम जुड़ते हैं कहीं पर तो उसके अनुसार टू लगा है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। ही कम्स टू मी टू रीड, वह मेरे पास पढ़ने आता है, कर लेंगे। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो, बच्चे मैदान में खेलने जाना चाहते हैं। चलिए अब यहां भी देखिए आप, तीन क्रिया है ना, बच्चे मैदान में खेलने जाना चाहते हैं, तो खेलना, जाना और चाहना तीन क्रिया है। अब आप बताइए कौन जाना चाहते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन, ओके ना, चिल्ड्रन चाहते हैं, चाहना क्या होगा, वांट, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि चिल्ड्रन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस है, यस नहीं लगेगा।
ओके ना। तो चाहते हैं चिल्ड्रन वांट सिर्फ होगा, वांट्स नहीं होगा। अब चलिए क्या चाहते हैं भैया, जाना, क्या होगा टू गो, ओके ना। क्या करने, खेलने, क्या होगा टू प्ले, ओके। कहां, मैदान में। अब यहां पर आप लिख दीजिए इन द फील्ड, क्या होगा, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, इन द फील्ड, FIELD, लास्ट में फुल स्टॉप देना होगा। तो चिल्ड्रन वांट टू गो टू प्ले इन द फील्ड, ये बिल्कुल सेंटेंस है, इस तरह से ही बनेगा। तो आपने क्या देखा, एक से अधिक वर्ब हो फर्क नहीं पड़ता, सबसे लास्ट में जो वर्ब होगा वो फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया कहलाएगा। उसके बाद जाना, खेलना, पढ़ना, सोना, हंसना, बोलना, कुछ भी क्रिया आ जाए, चाहे जितनी आ जाए, वो सब नॉन फिनाइट होगा। नॉन फिनाइट तीन प्रकार से बनेगा, इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। आज और अभी हम सब लोगों ने इन्फिनिटिव को ही बहुत अच्छे से समझा, ओके ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बता दिया। इस तरह से ही आपको बनाना है सेंटेंस हमेशा। और अच्छा बनाने के तरीके हमने बताया कि सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट बाद एकदम अंत में जाएंगे, अंत में जो वर्ब मिलेगी वो आपका फिनाइट वर्ब होगा। उसके आगे आप पढ़ते रहिए, जो भी जैसे भी सेंटेंस मिलेगा लिखते हुए चले जाना है आपको, ठीक है ना। इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल स्वतंत्र क्रिया है, इसलिए मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट ग्रुप में या ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं। ये किसी भी टेंस व यूज में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। आपको परेशानी होना ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंस में ही आएगा या सिर्फ यूज में आएगा, ये टेंस व यूज कहीं भी आ सकता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पर कर्ता व टेंस का कोई असर नहीं पड़ता, ओके ना। उम्मीद है कि कल की वीडियो और आज की वीडियो के माध्यम से आप नॉन फिनाइट वर्ब क्या है इसे जरूर समझ पाएंगे। हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे समझने वाले हैं जेरेंड को। इसी का ही रूप होता है, बिल्कुल इसी का समरूप जैसा है, बहुत ज्यादा आसान एक बार वो भी आने वाला है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत होती है प्लीज कमेंट में हमको जरूर बताइए। अपना पूरा ख्याल रखिए, इस महामारी में अपनों के बीच में रहिए और बिल्कुल ना हार जाइए। सबका ख्याल रखते हुए अपने मानसिक और बौद्धिक विकास करने में अपनी पूरी मदद कीजिए। मतलब do your best as you can do to develop your mind and physics. Wish you very all the best for your bright future. Thank you so much. All the best.